बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ आरबीसी डिसऑर्डर। तो पहले आरबीसी डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। स्प्लीनोमेगाली वाला टॉपिक है। तो वो कौन-कौन सी कंडीशन है जिसमें एनीमिया भी होगा और स्प्लीनोमेगाली भी होगी। तो आपने इसकी कुछ कैटेगरीज़ बना देनी है, ओके। तो 3 कैटेगरीज़ बना देनी है, हीमोग्लोबिनोपैथी, हेरिडिटरी कंडीशन, हेमोलिटिक एनीमिया और आपको हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। ये 4 हेडिंग बनानी है, 4 एच रट्टा मारनी है। अब एच से हीमोग्लोबिनोपैथी है, इसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया आ जाएगा। इसके बाद दूसरा एच है हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस, इंक्लूड हो जाएगा। तीसरा एच है ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया और चौथा एच आ जाएगा हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, जिसमें ल्यूकीमिया लिम्फोमा आ जाएगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या आती है? इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीसी कराओगे, सीबीसी में आपको पैनसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलेगा, ओके। यानी हाइपरसेप्टिनिज्म में सारे सेल लाइन्स कम हो जाता है, ठीक है। अब इमेजिंग कराओगे एब्डोमेन की, चेस्ट एब्डोमेन का एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई करा लोगे, ठीक है। और चेस्ट का स्कैन करा लोगे, एक्स-रे, सीटी स्कैन करा लोगे, ओके। फाइनली ये बायोप्सी ले लोगे कैंसर वगैरह को रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ओके। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया के 4 से डिफरेंशियल बनते हैं, 4-5 डिफरेंशियल बनते हैं। उसमें एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है, लेड पॉइज़निंग है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सिट्रोब्लास्टिक है और थैलेसीमिया होता है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको फटीगेबिलिटी देखने को मिलती होती है, ठीक है, ओके। यानी बंदा थक जाएगा। डिस्निया, फटीगेबिलिटी, डिस्निया ये एनीमिया का सिम्पटम होता है, ओके। पैलर ये भी एनीमिया का सिम्पटम होता है। टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन ये एनीमिया के सिम्पटम्स होते हैं। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में स्पेसिफिक है, वो चिलोसिस होता है। चिलोसिस ये एंगल ऑफ माउथ को अफेक्ट करता है। एट्रोफिक ग्लोसाइटस, ग्लोसाइटस वैसे ज़्यादा स्पेसिफिक है बी12 में। ग्लोसाइटस और पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये बी12 में ज़्यादा होती है। कोइलोनेकिया जिसको बोलते हैं स्पून शेप नेल, ब्लू सक्लेरा, ब्रिटल हेयर या पाइका इंटेक है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या मिलेगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है ना, दैट इज़ व्हाई एमसीवी आपको 80 से कम देखने को मिलेगा। एमसीएच और एमसीएचसी ये भी आपको कम देखने को मिलेगी। आरडीडब्ल्यू बढ़ जाता है। एक और बात याद रख लेना कि थैलेसीमिया भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कराता है। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? थैलेसीमिया में और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में दोनों में एमसीवी कम होगा, दोनों में एमसीएच कम होगा, लेकिन थैलेसीमिया के अंदर एमसीएचसी नॉर्मल होगा, आरडीडब्ल्यू कम हो जाएगा। क्लियर? ऐसे आपने डिफरेंशिएट करना होता है। और इसके अलावा बोन मैरो आयरन थैलेसीमिया में बढ़ जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम हो जाता है। तो ये चीज़ें आ जाएगी, ओके। इसके बाद यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट बताए हुए हैं। अच्छा पहले बता देता हूँ लो एमसीवी के कॉजेज़ क्या-क्या थे। वंस अगेन वही थे, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, लेड पॉइज़निंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोप्लास्टिक और थैलेसीमिया था। अब स्पेसिफिक सेल लिखे हुए हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलते हैं। सफिरोसाइट्स हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में होते हैं। टारगेट सेल थैलेसीमिया में देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिवर डिजीज़ में, अल्कोहलिज़्म में भी होते हैं। टीयर ड्रॉप सेल जिनको डैक्रियोसाइट्स कहते हैं, ये बोन मैरो फाइब्रोसिस में, माइलोफाइब्रोसिस में होते हैं। शिस्टियोसाइट हिमोलिटिक एनीमिया में देखने को मिलते होते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा सफिरोसाइट्स और हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस था। एक्यांथोसाइट्स जिनको स्पिकल्ड आरबीसीज़ कहते हैं, स्पाइक्ड आरबीसीज़ कहते हैं, लिवर डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या-क्या करवाना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस बनाने के लिए? सबसे पहले आपने सीबीसी कराना है। सीबीसी में आपने एचबी और हेमाटोक्रिट को देखा, दोनों कम हो गया। और सीबीसी में आपने आरबीसी इंडिसेस देख लिए। एमसीवी 80 से कम होगा, एमसीएच 25 से कम हो जाएगा, एमसीएचसी 27 से कम हो जाएगा, आरडीडब्ल्यू 15% से ज़्यादा का हो जाएगा। अगला टेस्ट होगा पेरिफेरल स्मीयर कराना। पेरिफेरल स्मीयर के अंदर आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स मिलेंगे और आपको रिंग या पिज़िली सेल्स भी मिल सकते होते हैं। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद रेटिस का काउंट कराओगे, रेटिस का काउंट वैसे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम देखने को मिलता है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है बोन मैरो से, ओके। बोन मैरो पे आ जाते हैं। बोन मैरो में इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा और बोन मैरो आयरन ये रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। कैसे टेस्ट करोगे आयरन के लिए? प्रूशियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में फेरोकाइनेटिक्स कराते हैं और फेरोकाइनेटिक्स में सबसे जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो फेराटिन होता है। ठीक हो गया, ओके। अब क्या-क्या होगी? अब एक बात याद रख लेना, फेरोकाइनेटिक्स में आपको कहने का मतलब है 3 चीज़ें बढ़ जाती है, 3 चीज़ें कम हो जाती है। फेराटिन, आयरन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम हो जाती है। टीआईबीसी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। और आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। टीआईबीसी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी आयरन, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन है ये कम हो जाती है। इसके अलावा बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन है कॉज़ को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर मेल के अंदर हो रहा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आपने जीआईटी की मैलिग्नेंसी को या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को रूल आउट करना होता है, जिसके लिए आप अपर जी एंडोस्कोपी करा लोगे। अगर फीमेल में है तो मोस्ट कॉमन कॉज़ मेनिनोडीजिया हो सकता है और अगर बूढ़े पेशेंट में है तो कैंसर हो सकता है, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब इसके मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर ओरल आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, ओके। पारेंटिनल आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है।
और ट्रांसफियन देना होता है। अब ओरल थेरेपी के अंदर फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट है, ये आपकी ओरल आयरन होते हैं। जबकि पार-एंटीरल आप कब देते हैं? पार-एंटीरल जब मैल अब्ज़ॉर्प्शन और जीआईटी से अब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता या कोई गट का डिज़ीज़ है या बंदा ओरल आयरन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसकी क्या-क्या फ़ॉर्मूलेशन होती है। ओके, ओरल में तो मैंने बता दिया फेरस सल्फेट और ग्लूकोनेट था, लेकिन यहाँ पे आयरन आयरन डेक्स्ट्रान है, सुक्रोस है, आइसोमाल्टोस है। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस कंडीशन में देंगे? जब एंजाइना होगा, हार्ट फेल्योर होगा या ब्रेन की तरफ हाइपोक्सिया होगा। आगे है कि कॉजेज़ ऑफ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। प्रेगनेंसी में 2 ही कॉज़ होते हैं मेन आपने याद रखने हैं, वो है थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द फीटल रिस्क ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? ओके, तो निमोनिक है सीपीएफ। ओके, सी से आपको क्या देखने को मिलेगा? सी से कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़ आपको देखने को मिल सकता है, प्रीमैच्योरिटी देखने को मिल सकता है, हाइड्रोस फिटालिस है, इसके अलावा लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है? ओके, और प्रिवेंशन फॉर फीटल कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो कहने का मतलब है फीटल कॉम्प्लिकेशन को कैसे अवॉइड करेंगे, ओके, ठीक है, कैसे करोगे आप? नंबर 1 जनरल मेजर्स बताए हुए हैं, लेकिन हमने तो स्पेसिफिक मेजर्स करने हैं। स्पेसिफिक मेजर के अंदर सबसे पहले आपने डाइटरी सप्लीमेंटेशन देनी होती है, आयरन रिच फूड्स की और एस्कॉर्बिक एसिड की। नंबर 2 आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी है, लाइक फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट है। और अगर एचबी 8 से कम हो गया है, 7 से कम हो गया है, तो पैक आरबीसी ट्रांसफ्यूजन देने होते हैं। इसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एनीमिया वाले फीचर मिलेंगे, फिर आपने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के पॉइंट्स नोट करने हैं। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बी12 और फोलिक एसिड की वजह से होता है। अब कैसे पता लगेगा कि बी12 की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या फिर पर्नीशियस एनीमिया है, तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है या फिर आपको दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज़ भी साथ-साथ मिल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेव्स या एडिसन है, तो आपने पर्नीशियस एनीमिया लेबल करना है, सही है? इसके अलावा अगर फेनिटोइन या फिर कहने का मतलब है मेथोट्रेक्सेट इस्तेमाल कर रहा है या वेजिटेबल नहीं खा रहा, तो ये फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, जिसमें आपको क्या मिलता है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में फिगलू टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। और अगर पेशेंट कहने का मतलब है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ग्लोसाइटिस देखने को मिल रहा है, ओके, और मिथाइल मेलानिक एसिड के अलावा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो बी12 की डेफिशिएंसी होती है, सही हो गया? और बाकी दोनों के अंदर आपको एमसीवी ज़्यादा देखने को मिलता है, दोनों में पैनसाइटोपिनिया होता है, दोनों में आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आप ऐसे डायग्नोज़ कर लोगे। मैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखो एमसीवी बढ़ा हुआ है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, दैट मीन्स ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिया हुआ है और साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का पॉइंट दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? पैरास्थीसिया ऑफ लिम्ब्स और सोर थ्रोट, ओके, सॉरी सोर टंग है, बीफी रेड टंग है, ग्लोसाइटिस है और पैरेस्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, ये आपको देखने को मिलती होती है पर्नीशियस एनीमिया के केस में, ठीक हो गया, ओके। वैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो बी12 के लिए स्पेसिफिक होती है। पर्नीशियस एनीमिया कब लेबल करोगे? जब आपको कहने का मतलब है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई हुई है या फिर आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आपको ग्रेवियस डिजीज़ की हिस्ट्री मिल रही है, ओके। इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या कराओगे? नंबर 1 पहले सीबीसी करा लोगे, ओके। सीबीसी में आप क्या देखोगे? सीबीसी में आप आरबीसी के इंडिसेस देखोगे, एमसीवी 100 से ज़्यादा का होगा। पेरिफेरल स्मीयर करा लोगे, पेरिफेरल स्मीयर में आपको ओवल मैक्रोसाइटोसिस होगा, पोइकिलोसाइटोसिस होगा, ओके। पोइकिलोसाइटोसिस आपको देखने को मिल सकता है, एनाइसोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, आरबीसी की फ्रेगमेंटेशन होती है और न्यूट्रोफिल की हाइपर सेगमेंटेशन हो जाती है और रेटिक्स का काउंट आपको कम देखने को मिलता होता है। बोन मैरो पे आ जाते हैं, बोन मैरो में सेलुलैरिटी बढ़ जाती है, मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर? अब बायोकेमिकल टेस्ट पे आ जाते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में बी12 और फोलिक एसिड दोनों के लिए जो सिमिलर है, मेगालोब्लास्टिक के लिए है, वो क्या-क्या होते हैं? ओके, इन दोनों में आपको सीरम होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता होता है। दोनों में बिलिरुबिन और एलडीएच का लेवल बढ़ जाता होता है। ओके, यानी तो हेमोलिसिस वगैरह हो रही है इन दोनों में भी। अच्छा, बी12 डेफिशिएंसी, ओके, बी12 की डेफिशिएंसी है तो आपको बी12 का लेवल कम मिलेगा, सीरम में चेक करते हैं और मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, और आप शिलिंग टेस्ट कराओगे, शिलिंग टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर वाला टेस्ट होता है वैसे शिलिंग टेस्ट, ओके। इसके बाद फोलिक एसिड के लिए जो स्पेसिफिक होता है वो आरबीसी फोलिक एसिड का लेवल कराओगे कम मिलेगा और फिगलू टेस्ट करा लोगे जो कि ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओके। और पर्नीशियस एनीमिया में आप इंट्रिंसिक फैक्टर के एंटीबॉडीज़ वगैरह देखते होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर कम आपको देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा, ओके, तो आप बी12 और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स ले लोगे, आयरन की सप्लीमेंटेशन लेनी होती है, क्यों? क्योंकि क्या होती है कि इसमें ना कहने का मतलब है कि आरबीसी की डिवीजन नहीं हो पा रही, तो मज़ीद बोन मैरो बना रहा होता है, तो आयरन की कंज़म्पशन हो जाती है, ठीक है, ओके। यानी मज़ीद आरबीसी बनाने के लिए आपको आयरन स्टोर भी चाहिए होता है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन दोगे, वंस अगेन ट्रांसफ्यूजन कब दोगे? जब एंजाइना, हार्ट फेल्योर या सेरेब्रल हाइपोक्सिया होगा, क्लियर? इसके बाद है कि क्या-क्या लैब एब्नॉर्मैलिटी आपको देखने को मिलती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। नंबर 1 एचबी और हेमाटोक्रिट कम हो जाता है, ओके। नंबर 2 एमसीवी 100 से ज़्यादा का होगा। नंबर 3 प्लेटलेट नॉर्मल भी हो सकते हैं और कम भी हो सकती है, रेटिक्स भी कम होता है।
ओके। अब न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या-क्या मिलती है आपको बी12 की डेफिशिएंसी के अंदर? पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिब्रम को टारगेट कर सकता है और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर आपको ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरासीज़िया देखने को मिलेगा, ये सेंसरी न्यूरोपैथी है और लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स है, दिस इज़ मोटर न्यूरोपैथी है। नेक्स्ट है सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, 2 तरह के ट्रैक को अफेक्ट करता है, पोस्टीरियर कॉलम को और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को, जिसकी वजह से डोर्सल सेंसेशन खत्म हो जाएगी, पोजीशन की सेंसेशन खत्म हो जाएगी और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के लिगेंड की वजह से अपर मोटर न्यूरॉन साइंस देखने को मिलेंगे। अपर मोटर न्यूरॉन साइंस के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या-क्या होते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, बाबिन्स्की साइन पॉजिटिव आता है। सेरिब्रम में आपको ऑप्टिक एट्रोफी और डिमेंशिया वगैरह देखने को मिल सकता है और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। नेक्स्ट है बी12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को सेपरेट करना होता है। जो बी12 है ना, बी12 की डेफिशिएंसी जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं उसमें होती है, जबकि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी उन लोगों में होती है जो कि वेजिटेबल ही नहीं खाते। तो बी12 की डेफिशिएंसी का जो ऑनसेट है वो कुछ सालों में होता है, मतलब इसका स्टोर होता है लिवर में अच्छा खासा 5 सालों तक का स्टोर होता है। फोलेट की जो डेफिशिएंसी है वो महीनों में आना शुरू हो जाती है। बी12 की डेफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन कॉज़ मैलअब्सॉर्प्शन है और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी का मोस्ट कॉमन कॉज़ डिक्रीज़ वेजिटेबल्स है। ओके, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम बी12 में मिलते हैं और मिथाइल मेलोनिक एसिड के अलावा यूरिन में बी12 में देखने को मिलता होता है, ठीक है, ओके। और सबसे पहले आपने क्या सप्लाई करना होता है, अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो पहले आपने बी12 देना होता है और फिर उसके बाद आपने फोलिक एसिड देना होता है। अगर आप सिर्फ फोलिक एसिड दे दोगे ना तो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम और वर्स हो जाएगा क्योंकि बी12 की और डेफिशिएंसी हो जाएगी, ओके। अब वो बता रहे हैं कि इस पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम क्यों हो रहे हैं, ओके, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम क्यों हो गए, बी12 की डेफिशिएंसी हुई, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, मिथाइलमेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया तो न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है और वो 2 फाइंडिंग आपने रट्टा मार लेनी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और दूसरा आ जाएगा सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में सेंसरी में हुई ग्लव एंड स्टॉकिंग पैरासीज़िया और लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स है और सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे पोस्टीरियर कॉलम की इन्वॉल्वमेंट है जिसमें आपको वाइब्रेशन की सेंसेशन कम मिलती है, प्रोप्रियोसेप्शन कम मिलती है और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स आपको देखने को मिलती है और एसोसिएशन है इसकी विटिलिगो के साथ। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, दैट मीन्स ये पर्निशियस एनीमिया था डायग्नोसिस का, ओके। अदर कॉजेज़ ऑफ रेज़्ड एमसीवी, अच्छा एमसीवी रेज़्ड है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया को 2 में डिवाइड करते हैं, मेगालोब्लास्टिक, नॉन मेगालोब्लास्टिक है। जो मेगालोब्लास्टिक होता है वो बी12 की डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकता है, लाइक आपका मेथोट्रेक्सेट है, 5-फ्लोरोयूरेसिल है। जबकि नॉन मेगालोब्लास्टिक के अंदर जिसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नहीं मिलते होते, क्लियर, और मेगालोब्लास्ट भी नहीं मिलते होते, उसके कॉजेज़ में लिवर डिज़ीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज़्म है और अल्कोहलिज़्म आ जाता होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि कॉज़ ऑफ पोस्ट पेरेंडियल सिम्पटम, अगर आप सिनेरियो में पढ़ोगे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद जैसे ही वो रोटी खाएगा ना तो उसको डंपिंग सिंड्रोम हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम में ये होगा कि जैसे रोटी खाएगा तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, ओके, फूड जल्दी आ जाएगी, ओके, और वो भी हाइपरओस्मोलर फूड आ जाएगी जिसकी वजह से डायरिया आपको देखने को मिल सकता है, ओके। और स्वेटिंग पाल्पिटेशन क्यों होती है, ओके, ये लेट डंपिंग सिंड्रोम की वजह से होती है, ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से देखने को मिलती है। कॉज ऑफ नंबरेंस एंड पिन्स एंड नीडल सेंसेशन, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से है, दिस इज कॉल्ड ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न है। नेक्स्ट है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलेगा, ओके, और रेटिक्स ना होने के बराबर होगी, रेटिक्स 2 से कम आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और इसमें याद रख लेना कि आप बोन मैरो की बायोप्सी लोगे ना तो बोन मैरो हाइपोसेलुलर होगी, फैटी कंटेंट इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कोई लिम्फेडिनोपैथी देखने को नहीं मिलती, सारे सेल लाइन्स कम होते हैं और कोई लिम्फेडिनोपैथी, कोई स्प्लीनोमेगाली, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, कोई ब्लास्ट सेल्स, कोई इमेच्योर सेल्स नहीं देखने को मिलता होता है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया क्या, एक एप्लास्टिक एनीमिया आपने ऐसे डायग्नोज करना होता है। इसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया की सिविरिटी को देखने के लिए क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड कैमिटा क्राइटेरिया। तो आपने इसको 3 में डिवाइड करना है, सीवियर, वेरी सीवियर और नॉन सीवियर है, ठीक है। अब सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया, ओके, तो आपने क्या-क्या चीज़ देखनी है, नंबर 1 बोन मैरो की आपने सेलुलैरिटी देखनी होती है, ओके, और साथ में आपको न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट और रेटिक्स ये आपको चाहिए होती है, ओके। आरबीसी के लिए रेटिक्स है, न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट ये आपने रट्टा मार लेने हैं, सही है, ओके। तो एक बात याद रख लेना है कि बोन मैरो की सेलुलैरिटी अगर 25% से कम की होती है, ओके, 25% से कम की होती है और साथ में आपको प्लेटलेट और रेटिक्स ये 20 तक होते हैं, ओके। कैसे याद रखना है, पहले रेटिक्स और प्लेटलेट 20 है, 20 + 5, ओके, यानी न्यूट्रोफिल 0.5 है तो ये समझ लो 5 ही है, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तो मैरो की सेलुलैरिटी 25% से कम होनी चाहिए। इन शॉर्ट, सीवियर के अंदर मैरो सेलुलैरिटी 25% से कम की होती है, न्यूट्रोफिल 0.5 से कम की होती है, प्लेटलेट और आरबीसीज यानी रेटिक्स भी 20 से कम की होती है। वेरी सीवियर के अंदर क्या होगा, न्यूट्रोफिल को आपने 0.2 तक ले जाना है और नॉन सीवियर में जो किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, सीबीसी कराओगे, पैनसाइटोपिनिया होगा, आरबीसी कम, डब्ल्यूबीसी कम, प्लेटलेट कम, रेटिक्स कम, मैक्रोसाइटोसिस भी कभी-कभार देखने को मिल सकता है। पेरिफेरल स्मेर में आपको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोइकोनॉमिक एनीमिया मिलेगा, बोन मैरो बायोप्सी करा लोगे तो आपको हाइपोसेलुलर या एसेलुलर बोन मैरो मिलेगी विद इंक्रीज्ड फैटी स्पेसिस है और बोन मैरो आयरन आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है, क्लियर।
बाकी सीरम फेरेटिन, आयरन, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन ये आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती होती है, ओके। वैसे इतना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आपने उसको सपोर्टिव और स्पेसिफिक में आपने डिवाइड करना होता है। सपोर्टिव में अगर एनीमिया तो आप पैक्ड आरबीसीज़ दे देनी है, ब्लीडिंग है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दे देना है, इन्फेक्शन है, डब्ल्यूबीसी कम है तो एंटीबायोटिक दे देना है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, 35 साल से नीचे है तो आपने एलोजेनिक हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है। 35 साल से ऊपर है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकती तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग इस्तेमाल करेंगे, लाइक एंटी-थाइमोसाइड ग्लोबुलिन है, स्टेरॉइड्स है, साइक्लोस्पोरिन है, और लास्ट में आप थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक एल्ट्रम्बोपैक, ओके। अब कंडीशन इन विच एप्लास्टिक एनीमिया कैन इवॉल्व, तो कौन सी हेमाटोलॉजिकल कंडीशन है जो कि एप्लास्टिक एनीमिया कर सकती होती है? तो एक एएमएल है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, ओके, और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, निमोनिक होता है मैप, ओके, माइलोडिस्प्लास्टिक एक एएमएल और पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, तो ऑलमोस्ट ये प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसके बाद है हिमोलिटिक एनीमिया वाला टॉपिक आते हैं, ओके। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको डायग्नोस करना और थोड़ा-सा अज़ाब हो जाता है, ठीक है? तो आपको पहले समराइज़ कर देता हूँ हिमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, ओके। हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर आरबीसी की आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। ये डिस्ट्रक्शन स्प्लीन के अंदर भी हो सकती है और ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी हो सकती है। यानी एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी हो सकती है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी हो सकती है। जो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है वह ब्लड वेसल के अंदर होती है, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस स्प्लीन के अंदर देखने को मिलती होती है। ओके, किसी भी हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती है? हिमोलिटिक एनीमिया लेबल करने के लिए एचबी को कम होना चाहिए, एलडीएच को बढ़ना चाहिए और जॉन्डिस वगैरह देखने को मिलना चाहिए। तो ये जनरल एनीमिया को इंडिकेट करते हैं, हिमोलिटिक एनीमिया को। अब एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के लिए जो कॉमन पॉइंट होता है वो आप लोगों को गॉलस्टोन देखने को मिलता होता है, सही हो गया, ओके। जबकि इंट्रावास्कुलर के अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनीमिया, ये आपको चीज़ें देखने को मिलती होती है। बाकी आपको पता है कि एचबी कम होगा, एरेटिक्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, कंपनसेटरी बढ़ गया 2.5 से ज़्यादा हो जाती है, एलडीएस ज़्यादा हो जाता है, यूरिनरी यूरोबिलिनोजन बढ़ जाती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, अच्छा, ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, ठीक है? जब आपको कोई डायग्नोस नहीं बन रहा होता ना, तब आपने ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया लेबल करना होता है, ठीक है? ओके। अब ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के कॉजेज़ पे आ रहे हैं, तो ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के कॉजेज़ अदर देन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अलावा और क्या कॉज़ हो सकती है? इडियोपैथिक कॉज़ हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा एसएलई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से लाइक पेनिसिलिन या क्विनिडीन की वजह से और लिम्फोमा की वजह से आपको देखने को मिलता है। ओके, अब आप पेरिफेरल स्मीयर कराओगे ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में तो आपको क्या-क्या मिल सकता है? आपको रेटिस आपको देखने को मिलेगा, आरबीसी की हेमोलिसिस देखने को मिल सकती है, सेफिरोसाइटोसिस देखने को मिलता होता है। अब ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का क्या ट्रीटमेंट होता है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में चूँकि ऑटोइम्यून है ना, तो आपने इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इस्तेमाल करनी है, फॉर एग्जांपल प्रेडिनिसोलोन है, और सेकंड लाइन के अंदर आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या लाइक रिटॉक्सिमाब इस्तेमाल करोगे, ओके, और थर्ड लाइन के अंदर आप सप्लीनेक्टमी या आईवीआईजी इस्तेमाल करोगे। ओके, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। प्रेडिनिसोलोन, रिटॉक्सिमाब और सप्लीनेक्टमी करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, या सिंपल हेमोलिटिक एनीमिया। अगर आपको सही से ऑटोइम्यून डायग्नोस नहीं हो रहा ना, तो आप हेमोलिटिक एनीमिया भी लिख सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है, ओके। अनलेस एंड अंटिल आपको कंप्लीट श्योरिटी ना हो, ओके, अगर कंप्लीट श्योरिटी या फिर आप लगा के आ जाना। इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी करा लोगे जिसमें आपको रेटिस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेटिस की काउंट ज़्यादा होती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, यूरिनरी यूरोबिलिनोजन भी ज़्यादा होता है, एलडीएच के लेवल भी ज़्यादा होता है, और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस के अंदर आपको हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम देखने को मिलेगा, यूरिनरी हीमोग्लोबिन और हीमोसिट्रीन दोनों का लेवल ज़्यादा होगा, और मेथिओल्ब्यूमिन इसका लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओके। व्हाट आर द etiologies ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया? तो हेमोलिटिक एनीमिया आरबीसी की मेम्ब्रेन्स एब्नॉर्मैलिटी की वजह से हो सकता है, लाइक हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस है, एंजाइम में मसला हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिनोपैथी की वजह से हो सकता है, लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ऑटोइम्यून हो सकता है, इडियोपैथिक एसएलई इन्फेक्शन की वजह से, एसएलई की वजह से वार्म होता है, और इन्फेक्शन की वजह से लाइक माइकोप्लाज्मा की वजह से कोल्ड कोल्ड ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है, क्लियर? उसमें कोल्ड एग्लूटिनिन होता है, या नॉन इम्यून भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल डीआईसी, आईटीपी की वजह से आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप इस सिनेरियो के अंदर आओगे तो आपको बाइट सेल्स मिल रही है, ब्लिस्टर सेल मिल रही है, पॉलीक्रोमेसिया देखने को मिल रहा है, ठीक है? और ड्रग इस्तेमाल कर रहा था। अब ड्रग्स की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी वाला एनीमिया हो जाता है, ठीक है? ओके। तो हेमाटोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या, इंट्रावास्कुलर हेमोलिटिक एनीमिया, इन्फेक्शियस कॉजेज़ के अंदर मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस है, जबकि मेन डायग्नोस था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी का था। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से, फैबा बीन्स की वजह से आपको देखने को मिलती होती है, ओके। सीबीसी कराओगे एनीमिया होगा, और
MHCs के काउंट आपको 1 सेकंड ज़्यादा देखने को मिलेगी। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराओगे, एनिसोसाइटोसिस मिलेगा, पोइकिलोसाइटोसिस मिलेगा, पॉलीक्रोमेसी आपको देखने को मिलेगा, क्लियर? और सफिरोसाइट्स भी आएँगे, जो कि सिंपल हेमोलिटिक एनीमिया को इंडिकेट करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें स्पेसिफिक होती है, एक है वाइट सेल्स और दूसरा हीन्स बॉडी होती है। बाकी सारी आपने हेमोलिटिक एनीमिया वाली चीज़ें लिख देनी है, चूँकि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस है ना, तो इसमें हेप्टोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिनीमिया देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलेगा, हीमोसिट्रीनीमिया, हीमोसिट्रीन यूरिया देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, आपने जो इसके ट्रिगरिंग एजेंट होते हैं, फूड या ड्रग, ओके, वो आपने अवॉइड कर लेने हैं, ठीक है, ओके। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया, फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दे दी ताकि सेल्स की डिवीजन अच्छे से हो, और इन्फेक्शन को आपने ठीक करना होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये एक्सीलेंट रिसेसिव डिज़ीज़ होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटडिहाइड्रोजिनेज़। इसके बाद है सीएमएल। सीएमएल मिडल एज पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है। याद कर लेना कि जो मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है वो 3M में देखने को मिलती है। माइल्ड ल्यूकेमिया लाइक सीएमएल है, और माइलोफाइब्रोसिस और तीसरा मलेरिया, इनमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है। इसके अलावा हेपेटोमेगाली भी देखने को मिल सकती है, और जब बोन मैरो की बायोप्सी लोगे तो आपको डिफरेंट लीनिएज मिलेगी, ओके, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, ये आपको सीएमएल को इंडिकेट करता होता है, और सीएमएल में आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखने को मिलता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, बीसीआर एबीएल जीन की फ्यूजन होती है, 922 ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती होती है, क्लियर? और उसमें आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है, ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होती है, आपने फिश या पीसीआर करना होता है बोन मैरो बायोप्सी के ऊपर, ओके, और आपने फॉलो अप कैसे करना होता है, आपने आरटी-पीसीआर कराना होता है फॉर आरएनए एनालिसिस आफ्टर 3 मंथ, ओके। तो आपने आरटी-पीसीआर कराया फॉर आरएनए एनालिसिस आफ्टर 3 मंथ है, और बोन मैरो एनालिसिस कराना आपने 6 महीनों के बाद, ओके। इसके बाद ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, आपने इसमें टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर इस्तेमाल करने हैं, लाइक इमाटिनिब है, फर्स्ट लाइन में आपकी इमाटिनिब है, ओके, ठीक है। इसके अलावा नीलोटिनिब और डेसाटिनिब की आ जाती है। सेकंड लाइन में आपकी बोसाटिनिब और पोनाटिनिब आ जाता है, ओके। इसके अलावा हाइड्रोक्सीकार्बामाइड है, जो कि पैलिएटिव यूज़ के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में इंटरफेरॉन है, वैसे इंटरफेरॉन तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा देगा, और लो डोज़ सिटाराबिन है, लेकिन आपने रट्टा मार लेना है, जो टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर होते हैं, ओके। और ये टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आरसीसी के अंदर या जिस्ट के अंदर भी इस्तेमाल होती है, और मेन जो ट्रीटमेंट होता है उसका एलोजेनिक हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इस चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर के लिए यही करते हैं, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ओके। इसके बाद है एएलएल। अब एएलएल का सिनेरियो बच्चों में बहुत यानी पीड्स में बहुत मतलब आता होता है। कहते हैं कि पीड्स में जो ऑन्कोलॉजी वाला चैप्टर है ना, ऑन्कोलॉजिकल पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, तो उसमें ज़्यादातर सवाल एएलएल से आता होता है, ठीक है। अब एएलएल में क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो तकरीबन 5 से 6 साल पहले से 8 साल लिखा हुआ है, हाँ, 10 से 12 साल से नीचे होता है बच्चा, ओके। और इसमें आपको बोन मैरो फेल्योर के फीचर देखने को मिलते हैं, लाइक बोन पेन होगा, सारे सेल लाइन्स कम हो जाएगी, एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके। लेकिन इसमें ब्लास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, ल्यूकोसाइटोसिस आपको देखने को मिल सकता है, 1 लाख में डब्ल्यूबीसी चले जाएँगे, और लिम्फोडेनोपैथी और स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद है कि आपने क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, सीबीसी कराओगे तो सारी सेल लाइन्स कम हो जाते हैं, एनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, क्लियर? और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकता है, जिसमें नॉर्मल एमसीवी होता है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर कराओगे, उसमें ब्लास्ट होता है और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। मेन टेस्ट इज़ बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो एनालिसिस कराओगे, बोन मैरो एनालिसिस के ऊपर आप फ्लो साइटोमेट्री कराओगे या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करोगे, उसमें 20% से ज़्यादा ब्लास्ट हो गए। अगर 20% से कम होते हैं तो वो क्रोनिक वाला होता है, एक्यूट में 20% से ज़्यादा की होती है। चेस्ट एक्स-रे कराओगे तो थाइमस की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकती है, मीडियस्टिनल वाइडनिंग हो सकती है। सीएसएफ एग्जामिनेशन करोगे, सीएनएस में और टेस्टिस में पहुँच जाता होता है, टेस्टिस में मेटास्टेसाइज़ कर जाता है, ओके। इसके अलावा ट्रीटमेंट को अगर आपने प्लान कराना तो आपने बेस लाइन्स करानी है, लाइक बायोकेमिकल टेस्ट है, एलडीएच, आरएफटी, एलएफटी है, और कार्डिक फंक्शनिंग आपने करानी होती है, क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। पीड्स के अंदर जब भी कोई मैनेजमेंट लिखनी है ना, आपने इसको 2 हेडिंग में डिवाइड करना होता है, सपोर्टिव और स्पेसिफिक है। सपोर्टिव के अंदर क्या है कि अगर एनीमिया है तो पैक आरबीसी दे दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दो, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट दे दो, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दो, उसके अलावा फ्लूइड बैलेंस रखना है। अब ड्रग्स पे आ जाते हैं, ओके। और ड्रग्स के अंदर आपने याद कर लेना है कि लाइक, ओके, इसमें 3 फ़ेजेज़ होते हैं, इंडक्शन, कंसोलिडेशन और मेंटेनेंस होता है, ठीक है, ओके। और हर एक फ़ेज़ पे आपने मेथोट्रेक्सेट आपने ऐड करना होता है, ओके। तो इसका निमोनिक होता है पीवीसी, मैंने रट्टा मारा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। पी से प्रेडिनिसोलोन है, वी से विनक्रिस्टिन है, और सी से एक और भी बनता है, सिटाराबिन, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, ओके। कंसोलिडेशन के अंदर मेथोट्रेक्सेट बताया हुआ है, और मेंटेनेंस फ़ेज़ के अंदर वही जो आपने ऊपर पढ़ा था, या फिर इसको ऐसे मॉडिफ़ाई कर सकते हो एमवीपी से, ओके, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या एमवीपी। मार्केप्टोप्यूरिन है, विनक्रिस्टिन और प्रेडनिसोलोन है, और आपने हर एक स्टेज पे मेथोट्रेक्सेट ऐड कर लेनी है। फाइनली जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो एलोजेनिक हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होगी, ओके। इसके बाद है मल्टीपल माइलोमा, एमएम।
एमएम से 2 कैंसर बनते हैं, एक तो मल्टीपल माइलोमा, दूसरा होता है मैलिग्नेंट मेलानोमा, ओके। अच्छा, मल्टीपल माइलोमा 60 टू 70 इयर्स वाले पेशेंट में देखने को मिलता होता है, ओके। अब इसमें एक क्राइटेरिया फॉलो होता है, उसका नाम है क्रैब है, क्रैब। सी से आपका हाइपरकैल्सीमिया होता है, आर से रीनल फेल्योर है, ए से एनीमिया होता है और बी से आपको बोन लीजन देखने को मिलती है। बोन में पेन होगा, फ्रैक्चर होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, पंच आउट ओवरलिटिक लीजन्स होती है। हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। हाइपरकैल्सीमिया का मतलब होता है कि 10.2 से लेकर बल्कि 10.5 से कैल्शियम बढ़ जाएगा। हाइपर सेलुलर बोन मैरो देखने को मिलेगी जिसमें प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल्स देखने को मिलता है। रसल और डुचर बॉडी देखने को मिलती है। बेंज जोन्स प्रोटीन बढ़ जाती है। सीरम प्रोटीन और यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लोगे तो इसमें आपको मोनोक्लोनल आईजीएम बैंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। रीनल फेल्योर हो सकता है, हाइपर विस्कोसिटी हो सकती है, माइलोइडोसिस है, एम बैंड्स पे देखने को मिलती है, ईएसआर होता है और इसमें इन्फेक्शंस की वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया, ओके। तो ये मल्टीपल माइलोमा का सिनेरियो था। अब मल्टीपल माइलोमा के अंदर सबसे पहले सीबीसी करा लोगे, सीबीसी में आपको पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, यानी जो ट्यूमर है ना, ट्यूमर ने नॉर्मल बोन मैरो को रिप्लेस कर दिया है। इसके अलावा ईएसआर मिल सकता है, सही है, ओके। इसके बाद आ जाते हैं ईएसआर क्यों ज़्यादा होगा, आरबीसी के जो लाइट चेन्स है ना वो क्लॉट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके बाद पेरिफेरल स्मेयर के अंदर वो रोलेक्स फॉर्मेशन होगी, क्यों, सीरम ग्लोबुलिन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। बोन मैरो कराओगे, बोन मैरो बायोप्सी कराओगे तो आपको हाइपरसेलुलर बोन मैरो मिलेगा और उसमें प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल देखने को मिलेगा। रसल और डुचल बॉडी देखने को मिलती है, ओके। सीरम और यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लोगे तो इसमें सीरम ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाएगा, ओके। इसके अलावा यूरिनरी बेंज जोन्स प्रोटीन बढ़ जाती होती है और एम स्पाइक देखने को मिलती है। एम स्पाइक का मतलब है आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज होती है फॉलोड बाय आईजीए, ओके। इसके बाद सीरम बायोकेमिकल टेस्ट है। सीरम बायोकेमिकल टेस्ट में बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है जो कि प्रोग्नोसिस को शो करता होता है। इसके अलावा यूरिया इलेक्ट्रोलाइट कराओगे, हाइपरकैल्सीमिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का लेवल देखने को मिलता होता है, ओके। क्रिएटिनिन का बर्न का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। रेडियोलॉजी कराओगे, एक्स-रे ऑफ द फ्लैट बोन तो आपको पंच आउटलेटिंग लीजन देखने को मिल सकती है और फाइनली एमआरआई स्पाइन करा लोगे। अब रीजन्स ऑफ रीनल इन्वॉल्वमेंट इन मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में रीनल इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रही है? मेनली आपने रट्टा मारना है हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, ओके। इसके अलावा हाइपरयूरिसीमिया होता है और जो अमालाइट होती है वो किडनी में डिपॉज़िट हो सकती है। इसके अलावा कोई एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी नहीं है तो यूटीआई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और पैराप्रोटीन डिपोज़िशन है। मेन आपने हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरयूरिसीमिया और अमाइलोइडोसिस रट्टा मार लेना है। इसके अलावा यूटीआई भी देख लेना, ओके। ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट, ओके। तो उसका निमोनिक होता है एमटीपी, मेल्फेलिन इस्तेमाल करते हैं, मेल्फेलिन है, थैलिडोमाइड है और प्रेडनिसोलोन है, एमटीपी रट्टा मार लेना, ठीक है। अब इसकी वजह से मैनेजमेंट आ जाते हैं, ओके। वैसे इसने एमपीटी लिखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी याद कर लो। मैनेजमेंट में पहले कीमोथेरेपी है सॉरी, अगर ओल्डर पेशेंट है तो आपने एमटीपी देना होता है, लाइक मेल्फेलान है, थैलिडोमाइड और प्रेडनिसोलोन है और यंगर चिल्ड्रन है तो आपने सीटीडी थेरेपी देनी होती है। सीटीडी में साइक्लोफॉस्फामाइड, थैलिडोमाइड और डेक्सामेथासोन है, या बीटीडी दे सकते हैं, बोर्टिज़ुमाब, थैलिडोमाब और डेक्सामेथासोन। थैलिडोमाइड ये तो हर जगह पे आ रही है और थैलिडोमाइड की वजह से फोकोमिलिया भी हो सकता है, ओके। रेडियोथेरेपी करेंगे लोकलाइज्ड बोन पेन के लिए, बिस्फास्फोनेट या भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देते होते हैं और वंस अगेन ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होगा। अगर 65 साल से कम का है तो ऑटोलोगस है, अपने ही ले लीजिए स्टेम सेल, और अगर 65 से ऊपर का है तो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे, ओके। इसके बाद है पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वैरा। एक बात याद रख लेना, हेमाटोलॉजी के अंदर 2 ही कंडीशंस है जो कि हाइपर कोआगुलेबल होती है, जो थ्रोम्बोसिस काफ़ी ज़्यादा करवा देती है। एक पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है और दूसरा प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर इस सिनेरियो में देखो बंदा बहुत ज़्यादा थक रहा है, विजुअल डिस्कम्फर्ट है, दैट मीन्स जो इम्बोलस है वो आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी के अंदर बना है। डल पेन इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन है, दैट मीन्स स्प्लीनिक को टारगेट कर रहा है, ठीक है। प्लेथोरिक है, फेशियल कंजेशन आपको देखने को मिल सकती है, ओके। कंजेस्शन ऑफ कंजक्टिवा आपको देखने को मिल सकता होता है। तो और 8 सेंटीमीटर पाल्पेबल स्प्लीन है, ओके। तो मोस्ट लाइकली जो डायग्नोस होगा पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वैरा होगा। इसके अलावा सीएमएल रख सकते हो, स्प्लीनोमेगाली है ना, तो बाकी जो 3 डिफरेंशियल है वो स्प्लीनोमेगाली से रिलेटेड है। सीएमएल, माइलोफाइब्रोसिस और मलेरिया। अब इन्वेस्टिगेशन क्या-क्या करवाएँगे पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वैरा के अंदर? पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वैरा में आप सीबीसी कराओगे, सीबीसी में क्या मिलेगा आपको, ओके। सीबीसी में आपको कहने का मतलब है आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। बाकी सेल लाइन्स भी ज़्यादा होते हैं लेकिन आरबीसी बहुत होते हैं। इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कराओगे जो कि आपको कम देखने को मिलेगा। बोन मैरो बायोप्सी करा लोगे और जेनेटिक टेस्टिंग सबसे अच्छी होती है। जैक2 म्यूटेशन देखने को मिलती है। V617F ये भी मिल सकती है।
ट्रीटमेंट क्या होता है? अब ट्रीटमेंट इसका रिपीटेड फ्लैबॉटमी होता है, ओके? बार-बार आपको वेनिसेक्शन करना पड़ेगा, फ्लैबॉटमी करनी होगी और कीमोथेरेपी किससे करोगे? हाइड्रॉक्सीकार्बामाइड दोगे, इसके अलावा रेडियोथेरेपी दे सकते हो फॉस्फेट 32 है, फास्फोरस 32 है या एस्पिरिन से कर सकते हो। इसके बाद आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओके? प्लेटलेट डिसऑर्डर है। प्लेटलेट डिसऑर्डर में पहला है आईटीपी, ओके? आईटीपी भी जब लेबल करते हो, जब आपको कोई कॉज़ नहीं मिलता, इडियोपैथिक होता है। अब इसमें आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वैसे ब्लीडिंग कब होती है? जब 20,000 से प्लेटलेट कम हो जाती है, ओके? और ये ब्लीडिंग होती है सुपरफिशियल स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ईज़ी ब्रूजिंग होती है, एपिस्टैक्सिस मेनिन्यूरिजिया देखने को मिलता है जब 50,000 से कम होते हैं प्लेटलेट, ओके? फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और इसमें भी कोई ऑर्गेनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली नहीं होती, ओके? अब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सीबीसी कराओगे तो आपको प्लेटलेट कम मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, बोन मैरो कराओगे तो आपको मेगाकैरियोसाइट्स आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा बी सेल मैलिग्नेंसी भी देखनी होती है, ओके? अब आ जाते हैं कोआगुलेशन स्टडीज़ के अंदर, तो ब्लीडिंग टाइम कराओगे वो आपको प्रोलॉन्ग मिलेगा, टॉर्निकेट टेस्ट या हेसिस टेस्ट कराओगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, ओके? इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्टिंग भी आप करा लोगे, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल होगा, पीटी या पीटीटी टाइम ये भी नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एचआईवी और हेपेटाइटिस सी वायरस की भी आप टेस्टिंग करा सकते हो। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, आपने ट्रॉमा को अवॉइड करना होता है, एंटी प्लेटलेट ड्रग को अवॉइड करना होता है, ठीक हो गया, ओके? और स्पेसिफिक के अंदर अगर 30,000 से कम है प्लेटलेट तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर 20,000 से कम हो गया है, फर्स्ट लाइन के अंदर आपकी हाई डोज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, लाइक प्रेडनिसोलोन है या डेक्सामेथासोन है। सेकंड लाइन के अंदर आपकी स्प्लीनेक्टमी आ जाती होती है, ओके? वैसे स्प्लीनेक्टमी सबसे लास्ट में करते होते हैं। तो पहले रट्टा मार लेना, हाई डोज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और आईवीआईजी है, अगर उससे ठीक नहीं हो रहा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग उससे ठीक नहीं हो रहा तो स्प्लीनेक्टमी करनी होती है, क्लियर? इसके अलावा इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, हाई डोज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्लस आईवीआईजी है। बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट इंक्रीज़ मेगाकैरियोसाइट्स है या कोई बी सेल की मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना होता है। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है वंस अगेन वही है, हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और आईवीआईजी है, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, स्प्लीनेक्टमी है और ओरल स्टेरॉइड आ जाते हैं, क्लियर? ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। वॉन विलिबरेंट डिजीज़ के अंदर आपको ब्लीडिंग, इसका जो क्लासिकल सिनेरियो आता है कि दाँत निकलवाने के बाद या माइनर सर्जरी हुई है, उसके बाद ब्लीडिंग हुई है और रुक भी नहीं रही, ओके? तो ये आपको वॉन विलिबरेंट डिजीज़ की हिस्ट्री मिलती होती है और ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होती है, ओके? वैसे बॉयज़ में तो हीमोफिलिया भी ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है? इसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस, ईज़ी ब्रूजिंग, मेनिन्यूरिजिया, जीआई हैमरेज देखने को मिलता है और इसमें ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, ओके? एपीटीटी टाइम भी बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि फैक्टर 8 को स्टेबलाइज़ करती होती है, क्लियर? तो अगर माइल्ड हैमरेज है तो डेस्मोप्रेसिन इस्तेमाल करना है, सीवियर हैमरेज है तो आपने क्या देनी होती है, ओके? आपने क्रायोप्रेसिपिटेट इस्तेमाल करनी होती है, ठीक हो गया, ओके? अब क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर क्या-क्या होती है, आपके फैक्टर 8 और वॉन विलिबरेंट फैक्टर की कंसंट्रेट होती है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, ओके? और म्यूकोज़ल ब्लीडिंग के लिए आप ट्राइनेक्सामिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बात याद रख लेना कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, 2 के साथ 9-10 होते हैं और विटामिन सी प्रोटीन सी और प्रोटीन एस होता है, ठीक है? जो पीटी होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है और जो एपीटीटी होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है। ब्लीडिंग टाइम ये प्लेटलेट के लिए होता है, सही हो गया, ओके? और एक और बात याद रख लेना कि जो होता है ना आपका फैक्टर 7 होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है, इसके अलावा आपके फैक्टर 8, 9, 11 ये आपके इंट्रिंसिक पाथवे को शो करते होते हैं, क्लियर? सही हो गया? जो फिब्रिनोजेन है फैक्टर 1, 2 ये आपके कॉमन पाथवे के अंदर आते होते हैं, ओके? 1, 2, 5, 10 ये आपकी कॉमन पाथवे के अंदर आते हैं। इसके बाद है डीवीटी। अब डीवीटी वाला है तो सर्जरी वाला केस आ गया क्योंकि बेड रिडन केस होगा और लेग्स में इन्फ्लेमेशन के साइंस मिलेंगे, लाइक लेग की स्वेलिंग होगी, पेन, टेम्परेचर, डायलिटेशन आपको देखने को मिलेगी, ओके? और इसमें पेन एंड कफ होगा ऑन द डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, दिस इज़ कॉल्ड, ओके? हैमन साइंस है, ठीक हो गया, ओके? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके? प्रोफाइलैक्टिक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो क्या-क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं एंटीकोगुलेंट में? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन देते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन में टिंजापिरिन, एनोक्सापिरिन, डेल्टापिरिन आ जाती है, फोल्डापेरोनिक्स है, वारफरिन है, डेबिगेट्रॉन है, फैक्टर 10 इन्हिबिटर लाइक एपिक्साबान, रिवारोक्साबान है, क्लियर? अब मैनेजमेंट क्या होती है? जनरल मैनेजमेंट लाइक बेड रेस्ट करना होता है, बेड की लेग्स की एलिवेशन करनी है 15 डिग्री से, एंटीकोगुलेंट आपने इस्तेमाल करनी होती है, इन्फीरियर वेना कैवा के फिल्टर है और कंप्रेशन स्टॉकिंग आ जाती है। ये तो सारा सर्जरी वाला ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब सारा यहाँ पर कोआगुलेशन डिसऑर्डर सारे बताए हुए हैं, ठीक है? तो अगर हीमोफिलिया ए एंड बी होता है तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा, ब्लीडिंग टाइम भी नॉर्मल होगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा और एपीटीटी टाइम भी बढ़ जाएगा। वॉन विलिबरेंट डिजीज़ है, ओके? वॉन विलिबरेंट डिजीज़ में ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा और एपीटीटी टाइम भी बढ़ जाएगा। लीवर फेल्योर है तो 2 के साथ 9-10 नहीं बनेगा, दैट मीन्स कि और प्लेटलेट भी नहीं बन रही, वाओ! क्योंकि थ्रोम्बोपोएटिन वहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो प्लेटलेट कम, ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया, क्लॉटिंग टाइम भी ज़्यादा हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी टाइम सारे बढ़ गए, ओके? अगर डीआईसी है तो प्लेटलेट कम, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, पीटी, एपीटीटी टाइम सारे बढ़ जाएँगे। एस्पिरिन है तो वो प्लेटलेट को टारगेट करती है, तो ब्लीडिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, सही है? और विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो एपीटीटी टाइम और पीटी टाइम दोनों आपको एलिवेटेड देखने को मिलेंगे, तो ये टेबल इम्पोर्टेंट था, ओके?
उसके बाद एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। ओके, 22 ईयर ओल्ड पेल लुकिंग है, रेडिविस एनीमिया है, एचबी कम हो गया है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक है, टारगेट सेल जो कि आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलती है, सीरम आयरन नॉर्मल है, टीआईबीसी भी नॉर्मल है, लेकिन टारगेट सेल मिल रही है तो ये थैलेसीमिया है, खास तौर पे थैलेसीमिया माइनर है। ओके, जिसमें सिर्फ आपको पैरेलल देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि 25 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको फटीग और पैलर है, एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन थेरेपी स्टार्ट किया है। अब रिस्पॉन्स को कैसे मॉनिटर करना होता है? आपने रिस्पॉन्स को मॉनिटर करना होता है, एचबी के लेवल को देखना होता है, ठीक हो गया? ओके, कि कितने आयरन थेरेपी के देने से कितना एचबी बढ़ रहा है, सही है? ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी फेरेटिन का लेवल ये भी हम देख सकते होते हैं। ओके, फेरेटिन, लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट इंडिकेटर वो कह रहा है कि एचबी और रैटिक्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि यंग मेल है प्रेजेंट विद एनीमिया, ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। ओके, दैट मीन्स एप्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? बोन मैरो एग्जामिनेशन होगी, जिसमें आपको हाइपोसेलुलर बोन मैरो होगा और इसके अलावा फैट स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इसके बाद है कि 55 ईयर ओल्ड मैन विद 35 ईयर्स ऑफ एडिसोनियन पर्निशियस एनीमिया। ओके, ठीक है। ओके, प्रेजेंट हुआ है विटामिन, ये क्या सॉरी, ट्रीटेड विद पारेंटिनल विटामिन बी 12 है, तो उसका रैपिड वेट लॉस हो गया है, एनोरेक्सिया और मेलिना हो गया है। ओके, अब क्या सस्पिशियस है कि इसको क्या हो चुका है? ओके, ठीक है। अ, अब एडिसन डिजीज़ है, पर्निशियस एनीमिया भी है और बी 12 ले रहा है। ओके, ठीक है। अचानक इसका वेट लॉस हो गया है, एनोरेक्सिया और मेलिना आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ओके, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? गैस्ट्रिक कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से क्या होगा? ओके, गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। इस एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा खराबी है, तो इस वाले को आप बेशक छोड़ भी सकते हो, उसमें मैं देखूँगा आराम से बाद में इसको। आगे मिडल एज लेडी है जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग मेथोट्रेक्सेट पे है फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मेथोट्रेक्सेट, फेनिटोइन है, 5-फ्लोरोयूरेसिल, इनमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होता है। इसके बाद डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर के बारे में क्या बात ठीक नहीं है। ओके, इसके बाद है कि सबसे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन डज़ नॉट हैव अ प्रोफिलैक्टिक रोल। यस, प्रोफिलैक्टिक रोल होता है। डेंगू फीवर इज़ हार्डली एवर फेटल। ओके, अ हार्डली एवर फैटल। डेंगू फीवर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ठीक है? क्योंकि अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया, वो कह रहे हैं कौन-सी बात ठीक नहीं है डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, पेशेंट ऑन फॉलोइंग मेडिकेशन प्रेजेंट विद टीएलसी। टीएलसी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ओके, ठीक है। तो टीएलसी कम हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कल्प्रिट एजेंट। ओके, टीएलसी कम हुआ है, दैट मीन्स एप्लास्टिक एनीमिया वाला पूछ रहे हैं। ओके, सही है। ख़ास तौर पर ल्यूकोपीनिया हो गया है, तो किस ड्रग से नहीं हो सकता? एस्पिरिन की वजह से नहीं हो सकता। बाकी फेनिटोइन की वजह से हो सकता है, या माइलोसप्रेशन हो सकती है। बाकी ड्रग्स माइलोसप्रेशन करवा सकती है। नेक्स्ट है कि 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको जनरलाइज़्ड फटीग है, लो ग्रेड फीवर है और पेन हो रहा है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। ओके, पेल है और इनलार्ज स्प्लीन है। ओके, पेल है और इनलार्ज स्प्लीन है और मेरे ख्याल से यही सिनेरियो आया हुआ था ऊपर, लेकिन उस वाले में कंजक्टिवल कंजेशन थी और विजुअल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल रही थी। पेन इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, दैट मीन्स स्प्लीनोमेगाली है, ठीक है? ओके, तो स्प्लीनोमेगाली के डिफरेंशियल्स बताने हैं। मैसिव स्प्लीनोमेगाली के तो आपको 3M बताए थे मैंने। ओके, सीएमएल बताया था। ओके, माइलोफाइब्रोसिस बताया था, मलेरिया बताया था। इसके अलावा टाइफाइड में भी हो सकती है, लेकिन पॉलीसाइथीमिया रूबरा वगैरह इसमें आपको देखने को नहीं मिलता होता। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि एक 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है। ओके, विद अ सीवियर लेफ्ट जनरलाइज्ड पेन वीकनेस। ओके, ठीक है। ओके, वीकनेस है और उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कौन सी फाइंडिंग नहीं होती या कौन सी एक्सप्लेनेबल नहीं होती? रेज़्ड फेरेटिन लेवल। ओके, रेज़्ड फेरेटिन लेवल आपको देखने को नहीं मिलते होते यहाँ पे, ठीक है? रेज़्ड फेरेटिन लेवल्स में आपको स्पेसिफिक नहीं होते, वो तो आयरन के लिए होते हैं। ओके, दिस इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, अल्फा और बीटा। बीटा भी आपको पता है कि 2 तरह का होता है, मेजर और माइनर होता है। तो ओके, तो कौन सा डायग्नोस्टिक फीचर नहीं होता। ओके, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओके, एविडेंस दैट एट लीस्ट वन पैरेंट हैज़ थैलेसीमिया माइनर। ओके, तो क्या ये डायग्नोस्टिक टेस्ट तो नहीं होता? ओके, क्या डायग्नोस्टिक फीचर नहीं होता? डायग्नोस फीचर के लिए आपको एचपीएफ चाहिए, यस वो ज़्यादा होता है, हाइपोक्रोमिक या सीरम आयरन बढ़ जाता है, एब्नॉर्मल स्कल रेडियोग्राफ है, लेकिन एविडेंस ये डायग्नोस्टिक फीचर तो नहीं होता। व्हाट इज़ द की इन्वेस्टिगेशन टू एक्सक्लूड अर्ली डायबिटिक नेफ्रोपैथी? डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया कराते हैं, 30 से लेकर 300 तक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 ईयर ओल्ड मेल है जिसको इवैल्यूएट किया फॉर फीवर, वेट लॉस और प्रोराइटिस है, प्रोराइटिस। ओके, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट आगे चलते हैं 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लिम्फ नोड है जिसकी रबरी कंसिस्टेंसी हॉजकिन लिम्फोमा में होती है, लिम्फोमा में देखने को मिलती होती है, क्लियर। जबकि मैटर्ड लिम्फ नोड टीबी में होते हैं और जो आइसोलेटेड होते हैं, पेनलेस होते हैं, वो थायराइड में देखने को मिलती है। अच्छा, रबरी कंसिस्टेंसी के लिम्फ नोड है जो कि सुप्राक्लैविकुलर फॉसा में और एक्जिला में है, स्प्लीन का साइज भी बढ़ा हुआ है, बायलैटरल हाइलर और मीडियस नीडल लिम्फेडिनोपैथी है। तो व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस? तो ये लिम्फोमा है, तो हॉजकिन लिम्फोमा आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रेव्स डिजीज़ वाली पेशेंट है जो कि प्रोपाइल थायरॉइड उसने स्टार्ट किया है। ओके, ठीक है। 1 महीनों के बाद उसको सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर और अनवेल हो गई है। तो आप कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनिशियल टेस्ट इन इवैल्यूएशन? ओके, तो इवैल्यूएशन में क्या-क्या कराओगे? ओके, तो प्रोपाइल थायरॉइड की वजह से क्या हो सकता है? एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो सकता है, तो आपने क्या कराना होता है? आपने सीबीसी कराना होता है, ठीक है? ओके, एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस वैसे अ, उसकी वजह से ज़्यादा होता है, लाइक मेथिमज़ोल, कार्बेमज़ोल की वजह से। नेक्स्ट है कि एक अल्कोहलिक पेशेंट है जिसको एक्यूट पैंक्रेाटाइटिस है, अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा था, अपर एब्डोमेन में टेंडरनेस है, लीवर और हेपेटोसप्लीनोमेगाली हो गई है, एचपीवी कम है, न्यूट्रोपीनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और एसजीपीटी, ईएसटी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस? ओके, ठीक है। तो हेपेटोसप्लीनोमेगाली है और अपर एब्डोमेन में टेंडरनेस है, दैट मीन्स और अल्कोहल भी पी रहा है, एक्यूट पैंक्रेाटाइटिस भी है। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है और विद अल्कोहलिक सिरोसिस आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसकी पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, तो पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, बी12 की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, क्लियर, सही हो गया। तो बी12 डेफिशिएंसी हो जाती है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते होते हैं। ओके, 4 बंदे हैं जिनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आया है, पहले का 90 है, दूसरे का 120 है, तीसरे का 130 और चौथे का 52 है। ओके, तो किसका नॉर्मल होता है? तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है? 60 टू 100 आपको देखने को मिलता है, तो 90 तक होता है। ओके, क्लियर, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक 17। ओके, सप्लीनेक्टमी इज रिकमेंडेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सप्लीनेक्टमी किस में नहीं करते होते? वास्कुलर परपरा में नहीं करते होते, बाकी सब में करते होते हैं। ये मैंने सर्जरी में एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप ऑन्कोलॉजिकल केसेस के लिए करते हैं, ट्रॉमा की वजह से करते हैं, आईटीपी के लिए करते होते हैं, ओके, हाइपरसप्लिनिज्म के लिए करते होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज एसेंशियल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डीके? तो डीके को डायग्नोस करने के लिए आपने कीटोन बॉडीज के लेवल को देखना होता है, क्लियर। इसके बाद एक यंग बॉय है जिसको फीवर था, जिसके लिए एंटी मलेरियल ड्रग दी है। एंटी मलेरियल ड्रग लेने की वजह से एनीमिया होगा, लाइक ब्लैक कलर्ड के यूरिन आना शुरू हो गया है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इंक्रीज रेटिक्स, ओके, रेटिक्स बढ़ते हैं हेमोलिसिस के अंदर, ठीक हो गया, ओके। और रिचेस्ट सोर्स ऑफ फोलेट, तो ये आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल में देखने को मिलता होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 13 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि इमरजेंसी में आया विद फ्यू डेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ फीवर, एंटी मलेरियल ड्रग ट्रीट दी गई है, ओके। ब्लड फिल्म में आपको इर्रेगुलरली, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इर्रेगुलरली पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बाइट सेल्स मिल गया है, बाइट सेल्स ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी में आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक है। बाइट सेल्स, हीन्स बॉडी है, जॉन्डिस है और एंटी मलेरियल ड्रग की हिस्ट्री है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है। थैलेसीमिया माइनर के बारे में क्या बात? ओके, ठीक है, ओके। तो थैलेसीमिया माइनर में आपने रट्टा मार लेना कि ये क्या होता है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ओके, ठीक हो गया, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 24 पे चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस और फटीग है, दैट मीन्स एनीमिया है। एनीमिया हो सकता है, पैलर है, लॉस ऑफ टंग पैपिली और कोइलोनिकिया, दैट मीन्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ओके, सही है। तो इसने क्या-क्या सीरम फेरेटिन दिया हुआ है, बी12 का लेवल दिया हुआ है, ओके, जो कि सही है। फोलिक एसिड का लेवल है, जो कि थोड़ा-सा कम है। तो कौन-सी इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस बनाने के लिए हेल्प करेगी? तो आपने सीरम आयरन के लेवल कराने होते हैं, जो कि आपको कम मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेशेंट है, पेशेंट ओपीडी में आया फॉर द टायर्डनेस एंड द वेट लॉस फॉर 1 ईयर, ओके, और एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है 8 महीनों से और पूरी बॉडी की ब्रूजिंग हो रही है, ओके, ठीक है। टायर्डनेस है, ओके, डिस्कम्फर्ट है, ब्रूजिंग है, दैट मीन्स कि कोई एक ऐसा है डिज़ीज़ है जो तीनों सेल लाइन्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन मैसिव सप्लीनोमेगाली है, दैट मीन्स एप्लास्टिक एनीमिया नहीं हो सकता, ओके, ठीक है। और मैसिव सप्लीनोमेगाली है, तो फिर ये क्या हो सकता है जिसमें सेल लाइन सारे कम है, तो ये सीएमएल हो सकता है, ओके। और सीएमएल का कैसे पता लगेगा? इसमें आपको ग्रैन्युलोसाइट की लीनिएज ज़्यादा होगी, लाइक इओसिनोफिल ज़्यादा है, बेसोफिल ज़्यादा है, प्लेटलेट भी थोड़े ज़्यादा हो गया, ओके, लेकिन किसी काम के नहीं है। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, 922 की ट्रांसलोकेशन होती है, बीसीआर एबीएल जीन की फ्यूजन होती है, तो ये सीएमएल होता है जिसमें ड्रग इमाटिनिब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडोलिनिब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। 60 ईयर ओल्ड मैन है जो कि जिसको प्रूराइटिस हुआ है फॉलोइंग द वार्म बाथ, ओके, ये कीवर्ड है, ओके। जब वार्म बाथ लेते हैं हिस्टामिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बेसोफिल से, जो कि प्रूराइटिस करवा देता है, तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा का पॉइंट है।
हेडेक और डिजीनेस क्यों मिल रही है? एम्बोलिज्म की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से। ब्लड वेन ये भी थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है। प्लेथोरा और इनलार्ज रेटिनल वेन है, ये भी थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है। स्प्लीनोमेगाली भी है। तो कौन सा टेस्ट विल लीड टू द डायग्नोसिस? तो कौन सा कराओगे आप? हेमाटोक्रिट। ओके, हेमाटोक्रिट कराओगे जिसमें आपको आरबीसी के लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। एक पेशेंट है जिसको जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, जीपी के पास आया जिसमें और हिस्टोलॉजी किया तो रीड स्टम्पर्ग सेल पता लग गया, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलते हैं। तो आपने पेशेंट को रेफर कर देना टू द ऑन्कोलॉजिस्ट। ओके, और वहाँ पे कीमोथेरेपी लेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 ईयर ओल्ड मेल है जिसमें एचबी कम है, 9 है, एमसीवी 90 से कम हो गया, एमसीएचसी भी कम हो गया, डेट मीन्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं। ओके, सीरम फेरेटिन क्या है? सीरम फेरेटिन आपका 100 है, यानी सीरम फेरेटिन नॉर्मल है, सीरम आयरन ये नॉर्मल है। जब सीरम आयरन नॉर्मल है दैट मीन्स के ये वो नहीं हो सकता। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। सिबलिंग को सिमिलर इलनेस दी, फैमिली हिस्ट्री दे दी है। ओके, फैमिली हिस्ट्री दे दे या रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो आपने थैलेसीमिया की तरफ जाना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 60 ईयर ओल्ड मेल जिसको बैक एक है। ओके, बैक एक है, 60 ईयर ओल्ड है, तो पहले ज़हन में मल्टीपल माइलोमा आता है या प्रोस्टेट का कैंसर है। ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल 12.5 काफ़ी ज़्यादा हो गया, सीरम कैल्शियम लेवल है। अल्कलान फॉस्फेटेस ये लेवल ठीक है, अल्कलान फॉस्फेटेस के लेवल ओके ठीक है। ईएसआर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एक्स-रे में पंच आउट लिटिक ली है ना, तो ये मल्टीपल माइलोमा में आपको देखने को मिलता होता है। क्रैब क्राइटेरिया को फॉलो करना, हाइपरकैल्सीमिया, रीनल प्रॉब्लम, एनीमिया और आपको क्या मिलते हैं? बोन पेन या बोन लीजन्स देखने को मिलती होती है। 55 ईयर ओल्ड मैन है जो कि इमरजेंसी में आया विद द टायर्डनेस एंड द वेट लॉस फॉर 1 ईयर। ओके, टायर्डनेस और वेट लॉस है। ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका है। ओके, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम तो इमेटिनिम इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। प्रूराइटस फॉलोइंग द वार्म बाथ ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो हेमाटोक्रिट कराते होते हैं पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में या पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर। एक 7 ईयर ओल्ड है जिसको फीवर है, पेल है और ओके और पेरिफेरल फील्ड में पैनसाइटोपिनिया मिल रहा है और ब्लास्ट सेल मिल रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ईएलएल हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 50 ईयर ओल्ड मैन जिसको ईज़ी फटीगेबिलिटी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ओके, और उसका वेट लॉस भी हो रहा है फॉर लास्ट 3 मंथ है। ओके, ठीक है, 50 साल का है और वेट लॉस भी हो रहा है। एचबी को देखो, एचबी कम हो गई है, एमसीवी भी कम हो गई है, दैट मीन्स माइक्रोस्टैटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। सीरम आयरन का लेवल 28 है, इससे पहले सीरम आयरन का लेवल आया था। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखो, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 200 हुई है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एनीमिया किस में कम होती है? ओके, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में आपको टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको कम देखने को मिलती है। ट्रांसफ्यूजन की सैचुरेशन ये भी आपको थोड़ी-सी कम नज़र आ रही है। दैट मीन्स और उसका कोई क्रॉनिक डिजीज़ होगा जिसके लिए एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ लेबल कर रहे हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली उसको आईबीडी यहाँ पे बता रहा है कि आईबीडी है जिसकी वजह से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचबी कम है, एमसीवी भी कम है, दैट मीन्स कि ये आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आ जाएगा। क्लियर? एमसीएचसी 25 है और सीरम फेरेटिन है, लेकिन सीरम आयरन 26 हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम है और हेपाटोसप्लीनोमेगालिया सिबलिंग को सिमिलर इलनेस है, लेकिन आयरन ये 126 होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? डायग्नोसिस होगा। ओके, थैलेसीमिया है। ओके, क्योंकि सिबलिंग्स को भी सिमिलर कंप्लेंट्स थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फटीग है, वीकनेस है और डिस्नी आपको देखने को मिल रहा है, एनीमिया के सिम्पटम है, पेल है, पल्स कम है, ब्लड प्रेशर चलो ठीक है। ओके, नहीं पल्स भी ठीक है, एचपी कम हो गया, टीएलसी नॉर्मल है, एमसीवी कम हो गया है, ट्रांसफेरिन के सैचुरेशन ये क्या हो गया? ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन आपको कम हो गई है, सीरम फेरेटिन ये भी कम हो गया। मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड मेल है जिसको ड्रैगिंग सेंसेशन है। जब भी ड्रैगिंग सेंसेशन आ जाए लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स मैसिव सप्लीनोमेगाली है और ये सीएमएल को सिनेरियो इंडिकेट करता होता है। ओके, और सीएमएल में आपको क्या नहीं देखने को मिलता? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं देखने को मिलता। ओके, बल्कि इसमें आपको प्लेटलेट भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बाकी सब बातें ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेग्नेंट वुमन है जिसकी ब्लड रिपोर्ट में एचपी 7 है, यानी एचपी कम है और एमसीवी बढ़ गया है। ओके, और मैक्रोसाइटोसिस है यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसको फोलिक एसिड और कोबालामीन दिया गया। ओके, लेकिन उसने आगे छोड़ दिया और फ्रेश पेरिफेरल स्मेयर में आपको माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक दोनों आ रहे हैं। ओके, अब मैक्रोसिटिक भी आ रहा तो आपने आयरन थेरेपी भी देनी है और बी12 भी देना होता है, तो एडिशनल आयरन थेरेपी आपने देनी है। प्रेगनेंसी में डिमांड काफ़ी बढ़ जाती होती है। इसकी बात है कि 43 ईयर ओल्ड वुमन है जिसको क्रोहन्स डिजीज़ है, एचबी 10.5 एचबी कम और एमसीवी बढ़ गया। ओके, दैट मीन्स कि ये क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको क्रोहन्स डिजीज़ है। अब क्रोहन्स डिजीज़ टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करता है, टर्मिनल आइलियम में बी12 की एब्जॉर्प्शन कम होती है। वंस अगेन क्या होगा? बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया। क्रोन्स डिजीज़ टर्मिनल आइलियम को अफेक्ट करता है, तो बी12 की डेफिशिएंसी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा अच्छा वही होगा। ओके,
एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज नॉर्मोसिटिक होता है मोस्टली, ठीक है। इसके बाद फॉर डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल माइलोमा क्या नहीं चाहिए होता मल्टीपल माइलोमा को डायग्नोस करने के लिए, ओके। इंक्रीज मलिग्नेंट सेल्स इन बोन मैरो, ये से चाहिए होते हैं। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूरिन भी चाहिए होता है। स्केलेटल लीटिगलियन भी है, लेकिन हाइपरकैल्सीमिया मैंडेटरी नहीं है डायग्नोस करने के लिए, ओके। इसके बाद एमसीक्यूज विदाउट ऑप्शन है, ओके। अगर सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है तो साल्मोनेला काज है, साल्मोनेला टाइफी कराता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। अदरवाइज मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इज स्टेफ ऑरियस। जैक2 की म्यूटेशन पॉलीसाइथीमिया वेरा में देखने को मिलती है, जबकि बीसीआर एबीएल की म्यूटेशन आपको सीएमएल में देखने को मिलती है। परपरा ओवर द लेग्स है, ओके। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर ये कहने का मतलब है नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा होता तो ये आता डायग्नोस आपका हिनोशोलिन परपरा, लेकिन अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो आईटीपी आ जाएगा। रेस एपिटीटी आपको हीमोफिलिया बी में देखने को मिलता होता है। हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कराते होते हैं, ओके। और इसका ट्रीटमेंट स्प्लीनेक्टमी होता है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको देखने को नहीं मिलती होती। हीमोफिलिया बी में फैक्टर 9 नहीं होता, जिसको क्रिसमस डिजीज कहते हैं। हीमोफिलिया ए में फैक्टर 8 नहीं होता। एचबीएफ, ओके। एचबीएफ किस में ज्यादा होता है? थैलेसीमिया मेजर में ज्यादा देखने को मिलता होता है। बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इसको कोलीज एनीमिया भी कहते हैं। मल्टीपल माइलोमा के लिए जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लोगे, जिसमें आपको आईजीएम एम स्पाइक्स देखने को मिलता है। सप्लीनोमेगाली अप टू द लोअर लेफ्ट लोअर फ्लैंक, मैसिव सप्लीनोमेगाली है। डिफरेंशियल मैंने बताए थे, सीएमएल मलेरिया और माइलोफाइब्रोसिस है। सीएमएल का लिखा हुआ है और इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है। बीसीआरएबीएल जीन की फ्यूजन होती है। 922 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती होती है। फ्लो साइटोमेट्री कराते हैं बोन मैरो के अंदर। और इसके अलावा ये पढ़ लेना कि इसके में जो ड्रग है वो इमाटिनिब होती है। बाकी एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। मोस्ट एक्यूरेट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो सीरम फेरिटिन है। और जो बेस्ट होता है वो बोन मैरो आयरन होता है। रेस्ट एपीटीटी आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, ओके। टॉन्सिलेक्टमी है यानी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, दांत निकलवाया ब्लीडिंग नहीं रुक रही, और एपीटीटी ज्यादा है, दैट मींस बॉन विलिब्रेंट डिजीज है, क्योंकि फैक्टर 8 को स्टेबलाइज करता होता है। क्लियर? अगर किसको एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है और डीवीटी हो गया है तो कौन सा एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल करोगे आप? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इस्तेमाल करोगे, एनोक्साप्रिन डेल्टाप्रिन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है प्लेथोरिक फेस। प्लेथोरिक फेस ये कीवर्ड होता है पॉलीसाइथीमिया वेरा के लिए, ओके। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक एनीमिया के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे सीबीसी के बाद? तो आप बोन मैरो एग्जामिनेशन कराओगे। बोन मैरो में आपको हाइपोसेलुलर बोन मैरो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा? फैट स्पेसिस बढ़ जाती होती है, ओके। ब्लीडिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत निकलवाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, दैट मींस ये हीमोफिलिया को इंडिकेट कर रहा है, ओके। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका पोस्टपार्टम हेमरेज विद लो फिब्रिनोजन, ओके। पीपीएच हुआ है लेकिन फिब्रिनोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। फिब्रिनोजन कम है, डी डायमर्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, ओके। फिब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है, पीटी ज़्यादा है, एबीटीटी ज़्यादा है, तो ये डीआईसी में होता है। बेसोफिलिक स्टेपलिन लेड पॉइजनिंग में और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में होती है। मैकेनिज्म ऑफ वारफिरिन, वारफिरिन क्या करती है? विटामिन की एपॉक्साइड डिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन सी और प्रोटीन एस इसको इनहिबिट कर देती है, ओके। इनकी गामा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कर देती है। अडल्ट में जो एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है इसमें टी 15-17 की ट्रांसलोकेशन होती है। और रोड्स होता है, M3 टाइप का होता है, ओके। और इसमें आपको डीआईसी भी देखने को मिलता है। टारगेट सेल आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलती है। एलएपी स्कोर सीएमएल में आपको कम देखने को मिलता है। बढ़ता किसमें है? ल्यूकोमाइट्रेक्शन के अंदर, ओके। ये गलत एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है। लेवल ऑफ एचबी टू बी मेंटेन्ड विद कोमॉर्बिडिटीज, यस ये 9 ग्राम होता है। चाइल्ड विद द ब्लीडिंग गम्स, ओके। ब्लीडिंग गम्स होती है। आईटीपी ये रखना होता है, वैसे नंबर 1 स्कर्वी रखना होता है ब्लीडिंग गम्स में, लेकिन इसमें वुंड की हीलिंग भी इम्पेयर्ड होती है। दिस इज नॉट अ क्लियर कट स्टेटमेंट, ओके। डिरेंज पीटी और एपीटीटी डीआईसी में देखने को मिलती है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम इन आंट एंड फादर, ओके। तो फैमिली हिस्ट्री या कजन मैरिज में आपने हीमोफिलिया वगैरह को रूल आउट करना होता है। स्टब एंड ग्लॉकिंग सॉरी स्टॉकिंग एंड ग्लव पैटर्न ऑफ पैरास्थीसिया ये आपको पैरिफेरल न्यूरोपैथी में देखने को मिलता है। बी12 की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता होता है। प्रोलॉन्ग पीटी और एपीटीटी एक तो डीआईसी में होता है, इसके अलावा विटामिन के की डेफिशिएंसी में होता है। कैसे सेपरेट करोगे? ब्लीडिंग टाइम करा लोगे, क्लॉटिंग टाइम करा लोगे, दोनों एलिवेटेड होगा डीआईसी में। विटामिन के इंडिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर 8 नहीं होता। 2 के साथ 9-10 होते हैं। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस ये विटामिन के पर डिपेंडेंट होती है और यही वारफेरिन से टारगेट हो जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि कोइलोनिकिया, ओके। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से स्टोमेटाइटिस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम ऐसा होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यूसोफेजियल वेब और इसके अलावा ग्लोसाइटिस आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, ये आपको बता दिया। टेस्ट फॉर ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया तो कॉम्स टेस्ट करा लोगे। एनीमिया इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रॉमिक होता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन सीएमएल तो इमाटिनिब आती है। पर्पलिश रैश खासतौर पे लोअर लिम्स में और बटक्स में और नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है। एब्डोमिनल पेन है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है, माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया तो ये एचएसपी होता है जिसमें स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हो। होंठ बाथ लेने के बाद रैश हो रहा है, प्रोराइटिस हो रहा है, प्लैथोरिक फेस है, फेशियल कंजेशन है, ओके। इसके अलावा कंजक्टिवल कंजेशन आपको देखने को मिलती है, तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है। हेडेक है, स्प्लीनोमेगाली है और रोड्स है। और रोड्स आपको M3 AML में देखने को मिलते होते हैं, ठीक हो गया, ओके। और 15-17 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है, DIC देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ AML तो AML में आपने बोन मैरो एग्जामिनेशन करानी होती है। मल्टीपल माइलोमा में आपको प्लाज्मा सेल का ट्यूमर देखने को मिलता है, रसल बॉडी, डुचर बॉडी होती है। न्यूट्रोपीनिया का कॉज कौन सा नहीं होता, एस्पिरिन न्यूट्रोपीनिया नहीं करवाती। पंच आउटलेटिक बोन लीजन मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलती है। कलेक्शन ऑफ सैंपल इन सेप्सिस, ओके। 3 सैंपल सेम डे पे लेना होता है, ओके, और 3 डिफरेंट साइट से लेना होता है। आईटीपी का जो ट्रीटमेंट होता है, इनिशियली आप हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड IVIG देते हैं, अदरवाइज़ आप इसके बाद स्प्लीनेक्टमी करते हैं। डिस्फेजिया है और स्टोमेटाइटिस है, ओके, और एक डिक्रीज़ MCV है, तो ये प्लमर विंसन सिंड्रोम कह सकते हैं। इसोफेजियल वेब है, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। स्प्लीनोमेगाली और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, मैसिव स्प्लीनोमेगाली CML में देखने को मिलती है। एंटी मलेरियल ड्रग का एक्सपोजर है, बाइट सेल्स है और हिंस बॉडी मिल रही है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी होता है। एपीटीटी टाइम बढ़ गया तो हीमोफीलिया है। अगर एपीटीटी टाइम के साथ ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया है, दैट मीन्स वॉन विलिब्रियन डिजीज़ है। और अगर एपीटीटी टाइम के साथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ गया है, दैट मीन्स विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है या DIC भी हो सकता है। एक पेशेंट है जिसको स्प्लीनोमेगाली है, लेकिन साथ में प्लैथोरिक फेस है और हाइपर विस्कोसिटी के साइंस होते हैं, लाइक लैसिट्यूड है, ब्लैक आउट हो जाता है, हेडेक आपको देखने को मिल सकता है हाइपर विस्कोसिटी की वजह से, और हॉट वाटर बाथ लेने के बाद प्रोराइटिस देखने को मिलता है। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की हिस्ट्री देखने को मिलती है कोई, ओके, या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ है तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा आ जाएगा, ओके। डायग्नोज कैसे बनाओगे आप, ओके, हेमाटोक्रिट की वैल्यूज़ देखोगे, जैक्टो की म्यूटेशन देखने को मिलती है, ओके, ठीक है। अगर हॉट वाटर बाथ है और न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम वर्स हो रहे हैं तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं ओथोफ फिनोमेना, ओके। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, लेकिन सिबलिंग में हिस्ट्री है, पॉजिटिव हिस्ट्री है, स्मेयर में टारगेट सेल्स मिल रहा है और HPF मिल रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो थैलेसीमिया मेजर होता है, ओके। दोनों पेरेंट्स को थैलेसीमिया ट्रेट होना चाहिए और दोनों को एसिम्प्टोमेटिक होना चाहिए, क्लियर। इसके बाद पैनसाइटोपिनिया विद नो हेपाटोस्प्लेनोमेगाली और लिम्फेडिनोपैथी, लेकिन बोन मैरो में फैट की स्पेसिस है, दैट मीन्स ये प्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। और इसको आपने आईटीपी से कंफ्यूज नहीं करना। आईटीपी में आपको वायरल इन्फेक्शन का कोई हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी और प्लेटलेट्स ज़्यादा कम होती है। एनीमिया एसोसिएटेड विद मिथोट्रिक्सेट तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, ग्रीन वेजिटेबल में होता है। विटामिन B12 आपको वेजिटेरियन में डेफिशिएंट देखने को मिलता है, ओके। इसकी बात है कि डिक्रीज रेटिक्स है, ओके। रेटिक्स कम हो गया, आयरन कम हो गया, फेरेटिन कम हो गया, ट्रांसफेरिन के सैचुरेशन कम हो गया और टीआईबीसी बढ़ गया है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। टीआईबीसी कम होता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस है, मैसिव स्प्लीनोमेगाली है, ड्रैगिंग सेंसेशन है, ओके, और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, BCR ABL जीन की फ्यूजन है, 922 ट्रांसलोकेशन देखने को मिल रही है, तो ये CML होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग इस्तेमाल करते हैं इमाटिनिब है, जबकि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। नेक्स्ट है पंच आउट लिटिक बोन लीगन, स्कल एक्सरे में मिल रही है। यूरिनरी और सीरम एम प्रोटीन्स के लेवल कराओगे और मैलिग्नेंट प्लाज्मा या माइलोमा सेल्स मिल रही है तो ये मल्टीपल माइलोमा होता है। हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरएल्बुमिनुमिया ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंक्लूडेड नहीं होते। बेस्ट टेस्ट फॉर हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है और ट्रीटमेंट में क्या करते होते हैं, ट्रीटमेंट में हम स्प्लीनेक्टमी करते होते हैं।